वंदे मातरम दोस्तों, विवेकानंद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बाल विकास का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक जो है बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती है, चाहे टीईटी हो या शिक्षक भर्ती हो, केंद्रीय वाला हो या राज्य स्तरीय का पेपर हो, सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक 3 वर्ष के बच्चे और 8 वर्ष के बच्चे को देखा और उनके सोचने समझने की क्षमता को देखा। तो सोचा कि 2 वर्ष या 3 वर्ष का बच्चा कुछ अलग तरीके से सोचता है और 8 वर्ष का बच्चा उसी चीज़ के बारे में अलग तरीके से सोचता है। फिर उन्होंने अपने खुद के बच्चे, इनके 3 बच्चे थे, इन्होंने अपने बच्चों पर ही विकास का अध्ययन किया। अपने बच्चों पर ही विकास का अध्ययन किया। किस विकास का? तो संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ पहले समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञानात्मक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या किसी स्थिति के बारे में जानना, समझना, सोचना, तर्क या चिंतन करना। तो हम जब किसी वस्तु या किसी स्थिति के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, तो उसी को कहा जाता है संज्ञान। और संज्ञान का विकास उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसी को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। तो इन्होंने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। और अवस्थाओं के अलावा इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बताया है। कॉग्निटिव प्रक्रिया, सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया के अंतर्गत पहला आता है स्कीमा। हमको अवस्थाएं तो पढ़ना ही है, अवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अवस्थाओं को पढ़ने से पहले ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहला आता है स्कीमा, सबसे पहली प्रक्रिया है स्कीमा। दूसरा है एसिमिलेशन, जिसको कहते हैं आत्मसात्करण। फिर अगला आता है एकोमोडेशन, जिसको कहा जाता है समायोजन। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इक्विलिब्रेशन, जिसको कहा जाता है संतुलन। ये 4 आपकी प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको एडप्टेशन, अनुकूलन कहा जाता है। हम इन 5 के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है स्कीमा। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद वो किसी चीज़ को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो उसके बारे में उसके मस्तिष्क में एक अवधारणा का निर्माण हो जाता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है। उसी छवि का हम प्रयोग जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में करते हैं उसको स्कीमा कहा जाता है ना। तो अवधारणा का निर्माण करना ही स्कीमा कहलाता है। अवधारणा का निर्माण। अब अवधारणा का निर्माण होने के बाद वो उसको एडॉप्ट करेगा, एडप्टेशन करता है उसका। एडप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। स्कीमा के बाद अगला आता है एडप्टेशन। हालांकि उस प्रक्रिया में एडप्टेशन का नाम नहीं है। जो एडप्टेशन के बाद 2 नाम लिखा हुआ है, 2 प्रक्रिया लिखा हुआ है, आत्मसात्करण और समायोजन। वो अनुकूलन के प्रकार है, आत्मसात्करण और समायोजन। तो हम समझते हैं पहले आत्मसात्करण को। इंग्लिश में कहा जाता है एसेमिलेशन। आत्मसात्करण का मतलब होता है
जो हमारे मस्तिष्क में स्कीमा बना हुआ है, हमारे दिमाग में जो छवि बनी हुई है, हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उसको वैसे का वैसा ही समझना या फिर उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ना, उसको वैसे का वैसा ही समझना, वैसे का वैसा समझना, या फिर उसमें कुछ नया ज्ञान जोड़ना, नया ज्ञान जोड़ना, ये कहलाता है आत्मसातकरण। हम अपने स्कीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन ना करने का मतलब जो हमने पहले से सीखा है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसा ही समझ रहे हैं। भले उसमें नया कुछ जोड़ सकते हैं, सीखे हुए में बदलाव नहीं करना है, भले नया चीज़ जोड़ा जा सकता है उसमें, उसको कहा जाता है आत्मसातकरण। फिर आते हैं समायोजन। फिर इन दोनों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। समायोजन, जो चीज़ हमारे दिमाग में छवि बनी हुई है उसमें कुछ परिवर्तन करना, परिवर्तन करना कहलाता है समायोजन। उसमें बदलाव करना, परिवर्तन करना कहलाता है समायोजन। परिवर्तन या बदलाव, ये कहलाता है समायोजन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं आत्मसातकरण और समायोजन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे हम बचपन में छोटे थे जब, तो हमें एक जानवर दिखाई दिया जिसके 4 पैर है, 4 पैर है, 2 कान है, एक पूंछ है। हमें बता दिया गया कि यह जो जीव है उसको बिल्ली कहा जाता है। फिर हमने, है ना, बिल्ली कहा जाता है, समझ गए हम। अचानक हमारे सामने एक ऐसा ही जीव आता है जिसके 4 पैर है, एक पूंछ है, 2 कान है, तो हम उसको बिल्ली ही समझ लेते हैं, लेकिन होता है वो डॉग। हमने उसे पहले की अपनी स्कीमा के आधार पर डॉग को भी कैट ही कहा। ये है आत्मसातकरण। हमने कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं किया, जैसा हमने सीखा था उसी ज्ञान का प्रयोग किया, ये कहलाता है आत्मसातकरण। लेकिन जब फिर हमको बताया जाएगा कि वो वैसा ही है, 4 पैर उसके भी हैं, कान होते हैं, पूंछ होती है, लेकिन वो बिल्ली नहीं है, वो डॉग है, वो कैट नहीं है, वो डॉग है, तब हमने अपने स्कीमा में थोड़ा सा परिवर्तन किया और जाना कि एक ऐसा भी जीव है जो जिसके 4 ही पैर होते हैं, लेकिन वो बिल्ली नहीं है, वो कुत्ता है, वो डॉग है। तो ये कहलाता है समायोजन। अपने जो स्कीमा है, पहले से सीखा हुआ चीज़, उसमें थोड़ा बदलाव करके नई चीज़ों को सीखना, ये कहलाता है समायोजन। इसके बाद आता है, समायोजन के बाद संतुलन। जब हम आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करेंगे, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करेंगे, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रेशन, है ना। संतुलन स्थापित करना ही इक्विलिब्रेशन कहलाता है, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना। जो हमने नया चीज़ सीखा, अब हम उसको नहीं भूलेंगे कि वो एक ऐसा जीव था जो पहले देखा गया था वो बिल्ली था, बाद में देखा गया था वो कुत्ता था। वैसे ही एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। जब किसी छोटे बच्चे को हम दिखाते हैं कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो वो किसी भी उड़ती हुई चीज़ को कह देगा कि चिड़िया है। हवाई जहाज़ उड़ रहा हो, हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, वो आसमान की ओर देखेगा और उसको कह देता है कि वो चिड़िया है। मतलब वो था आत्मसातकरण। जो उसके दिमाग में छवि बनी हुई थी उसी का प्रयोग करते हुए उन्होंने एरोप्लेन को भी चिड़िया कह दिया। लेकिन जब उसको समझाया गया तो उसने अपने स्कीमा में थोड़ा सा परिवर्तन किया, बदलाव किया और फिर जाना कि वो प्लेन था या हेलीकॉप्टर था, वो हुआ समायोजन। तो दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने के बाद ही हम चीज़ों को अच्छी से समझ पाते हैं, इसको कहा जाता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। फिर हम आते हैं आगे और इसके बाद हम देखते हैं अवस्थाओं को। ये 4 प्रक्रियाएं थी। पहला था स्कीमा, दूसरा था आत्मसातीकरण, तीसरा था समायोजन और चौथा था संतुलन। आत्मसातकरण और समायोजन अनुकूलन के ही 2 प्रकार है। अब हम आते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की ओर। अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं बताई है जीन पियाजे ने, जिसमें पहला आता है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष तक। फिर अंतिम चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 14 वर्ष, 11 से 15 वर्ष आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर होता है 11 से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। आप ये नहीं बोल सकते कि 11 से 15 वर्ष तक। अगर आपने 15 वर्ष तक कह दिया तो इसका मतलब क्या ये है कि 15 वर्ष के बाद बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म थोड़ी हो जाती है। वो तो बच्चा और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने लगता है। तो हम इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे, हम कहेंगे 11 वर्ष से ऊपर जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब आगे हम एक एक स्टेज को अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था। इसमें आपको पूछा जाता है कि संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक है, इसकी जो वर्ष है ना, अवधि है, अवधि के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखेंगे संवेदी गामक अवस्था जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। अब इसकी विशेषता होती है, सबसे पहला इसमें विशेषता है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इस अवस्था को समझते हैं संवेदी गामक अवस्था। होता क्या है संवेदी गामक अवस्था? मतलब संवेदना से संबंधित शब्द है ये, संवेदना। संवेदी, हमारे जो 5 संवेदी अंग होते हैं, 5 संवेदी अंग जिनसे हम किसी भी संवेदना को ग्रहण करते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 संवेदी अंग हैं। इन संवेदी अंगों के माध्यम से हम अगर किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, जिस अवस्था में, उस अवस्था को कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था। जब हम छोटे होते हैं तो हम इन्हीं संवेदी अंगों के माध्यम से ही किसी चीज़ को सीखते हैं और समझते हैं। तो ये 5 संवेदी अंग होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसी को बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। फिर इस अवस्था की विशेषता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? जैसे हमारे हाथ में एक बॉल दे दिया गया, हमको बताया गया ये बॉल है, हम जान गए कि ये गोल सा जो वस्तु है वो बॉल होता है। उसके बाद उस बॉल से हमको, हमारे सामने कोई एक व्यक्ति है, हम उसके साथ बॉल खेलते रहते हैं। फिर अचानक वो व्यक्ति क्या करता है, बॉल को कहीं पे छुपा देता है। या कोई भी चीज़, आपके हाथ में मोबाइल है, रिमोट है, पेन है, आप उसके साथ खेल रहे थे, आपको उससे परिचित करा दिया गया कि ये पेन है, बॉल है या फिर मोबाइल है। फिर थोड़ी देर के बाद खेलते खेलते उस वस्तु को अगर हम कहीं छुपा देते हैं और बच्चे को कहे कि उस चीज़ को ढूंढ कर लाओ, तो वो बच्चा उस चीज़ को, उस वस्तु को ढूंढ कर ला देगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, बॉल के साथ खेलता हुआ है बच्चा, फिर बॉल को छुपा दिया गया। अब उसको बोला जाएगा कि उस बॉल कहाँ है, ढूंढो, तो वो बच्चा बॉल को ढूंढ कर ला देगा। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थायित्व, मतलब उस वस्तु के बारे में वो जान चुका है, उस वस्तु से परिचित हो गया है, उसके दिमाग में उसकी छवि बन चुकी है, उसके दिमाग में इस बॉल की छवि बन चुकी है कि वो कैसा है, तो वो इधर उधर ढूंढेगा और वैसे ही वस्तु को ढूंढ कर ला कर देगा और कहेगा ये लो बॉल। तो फिर ये हो गया वस्तु स्थायित्व। वस्तु के बारे में मस्तिष्क में एक अच्छी सी इमेज बन जाना, छवि बन जाना, उसके बारे में एक स्थायी रूप से जानकारी प्राप्त कर लेना ही कहलाता है वस्तु स्थायित्व। तो ये होता है संवेदी गामक अवस्था की विशेषता। फिर आगे दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें जीववाद की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चों में जीववाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीववाद का मतलब होता है हर चीज को सजीव मानना। 2 प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है सजीव और दूसरी है निर्जीव। जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ों को सजीव मानता है कि सभी में जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अगर हमने देखा है कि छोटा बच्चा जब खेलते खेलते गिर जाता है या अचानक किसी चीज़ से उसको चोट लग जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको चोट लगा तो वो बोलेगा कि मैं इसको भी मारूंगा। टेबल से अगर उसको चोट लग गया तो वो जाके टेबल को मारेगा और उसको लगेगा कि उसको भी दर्द हो रहा है। मतलब जो टेबल था वो निर्जीव है, टेबल निर्जीव है, लेकिन उसको उस बच्चे ने सजीव ही समझा और खुद को चोट लगने की वजह से उसको भी चोट पहुंचा रहा है वो। यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटी सी बच्ची है जो बॉटल से खुद तो दूध पीती है, लेकिन उसके पास एक खिलौना है, ये है खिलौना, है ना।
उसको लग रहा है कि ये भी सजीव है, इसमें भी जीवन पाया जाता है, तो अपने ही जैसे उसको भी वो दूध पिलाने की कोशिश कर रही है ना। खिलौनों के साथ ऐसे खेलना जैसे वो भी जीवित है, तो ये कहलाता है जीववाद। दूसरा आता है अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित। अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हर किसी के घर छोटे बच्चे होते हैं और आपने देखा है छोटे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो क्या है, कोई चीज़ घर में आया, कोई है ना, कोई नया चीज़ घर में आया तो क्या बोलेंगे, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये कहलाता होता है अहम केंद्रित, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को केंद्र मानकर अपने आप को ही महत्व देते हैं और सारी चीज़ को मैं मेरा है, इस तरीके से जो व्यवहार होता है वो कहलाता है अहम केंद्रित व्यवहार या आत्म केंद्रित व्यवहार। तो छोटे बच्चों में 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये गुण पाया जाता है आत्म केंद्रित का। फिर आता है अपलटावी प्रवृत्ति। अपलटावी प्रवृत्ति, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि हम छोटे बच्चों को एक गणित का क्वेश्चन समझा रहे थे, हमने कहा 3 गुणित 2 जो होता है वो 3 गुणित 2 बराबर आंसर आता है 6, 3 दूनी 6। फिर आपने उसको समझाया कि 3 + 2, 3 धन 2 बराबर होता है 5। दोनों चीज़ें आपने उसको समझा दी, ये चीज़ आपने उसको समझा दिया। अब आप पूछोगे बच्चे से 3 + 2 क्या होता है, तो वो बताएगा कि 5 होता है। आप पूछोगे 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है, तो 6, ये भी बताएगा। लेकिन जब आप इसको पलट के दोगे क्वेश्चन, आपने पूछा 2 + 3 कितना होता है। अब बच्चा पहले से उस चीज़ को समझ गया है कि 3 और 2 5 होता है, लेकिन आपने जैसे ही पूछा कि 2 + 3 कितना होता है, तो वो क्या करेगा, फिर से जोड़ेगा 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5, ऐसे जोड़ेगा, फिर बताएगा कि 5 होता है। उसको ये नहीं मालूम कि चाहे हम संख्या को सामने रखें या पीछे रखें, उसको जोड़ने पर और गुणा करने पर आंसर वही आता है। तो छोटेपन में बच्चे यही करते हैं। आप उसको सीधे पूछोगे तो आंसर देगा, उल्टे उसको पलट कर पूछोगे तो वो उसको फिर से काउंट करके ही बताएगा। वैसे ही आपने 2 × 3 कितना होता है ये पूछा, तो बच्चा फिर से उसको इस समस्या को मतलब हल करेगा, उसके बाद बताएगा, पहाड़ा पढ़ेगा, वो 2 का पहाड़ा पढ़ेगा 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तब जाके वो आंसर बताएगा कि 6 आएगा। तो ये कहलाता है अपलटावी प्रवृत्ति। अपलटावी प्रवृत्ति के बाद अगला जो इस अवस्था की विशेषता है वो है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, आत्म केंद्रित अलग चीज़ है। आत्म केंद्रित में आत्म का मतलब होता है स्वयं को ही वो क्या मानता है, केंद्र मानता है। कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ मैं, ये वाला भाव रहता है ना। केंद्रीकरण क्या होता है, अगर बच्चे के सामने बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं, इस तरीके से बहुत सारे उसके सामने वस्तु रख दी गई है, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये वाली वस्तु पसंद आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बीच में जो रखा हुआ है यही वस्तु उसको पसंद आ रहा है, इधर उधर उसको कहीं नहीं देखना है। वो क्या करेगा, सिर्फ नहीं मुझे यही चाहिए। मान लो कि आप कहीं मार्केट लेके गए बच्चे को, एक बार उसका ध्यान अगर किसी खिलौने पर चला गया, खिलौने की दुकान है, बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उस बच्चे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक खिलौने पर केंद्रित हो गया। अब वो बोलेगा नहीं मुझे यही चाहिए। आप उसको कितना भी बहलाने की कोशिश कर लो कि नहीं बेटा ये वाला उससे ज़्यादा अच्छा है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, पर नहीं, ये उससे ज़्यादा बड़ा है, चाहे बड़ी चीज़ दिखा दो, महंगी चीज़ दिखा दो, उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार जिसको उसने देख लिया बस वही चीज़ उसको चाहिए, उस पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया, ये कहलाता है केंद्रीकरण। आप देखे हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो इसमें वही गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। फिर अगला है भाषा का विकास। इसको तो मैं कहूँगी आप स्टार लगा कर लिख लीजिए, भाषा का विकास, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे का, तो हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता कि भाषा विकास पर भी जीन पियाजे जी ने कहीं पर कुछ कहा है। पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भाषा विकास के बारे में भी जीन पियाजे ने बताया है और कहा है कि बच्चे में भाषा का विकास भी इसी अवस्था में होता है। आप इस लाइन को नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और लिखेंगे
संज्ञानात्मक विकास में सिर्फ जानना, समझना, सीखना, तर्क करना, चिंतन करना यही चीज़ें नहीं हैं। उसमें जो जीन पियाजे जी ने बताया है कि दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में बच्चा भाषा को भी सीखता है। इसी अवस्था में भाषा का विकास होता है। और जीन पियाजे ने इसके बारे में कहा भी है कि बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित वार्ता करता है। आत्म केंद्रित वार्ता, जब हम भाषा विकास वाला टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जीन पियाजे का ये कथन आता है कि जीन पियाजे ने, है ना, पहला तो ये कहा है कि इसी अवस्था में भाषा का विकास होता है, बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है जब भाषा सीखता है तो सीखने के बाद आत्म केंद्रित वार्ता करता है। आत्म केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता। अब ये आत्म केंद्रित वार्ता के बारे में जान लेते हैं। क्या है आत्म केंद्रित? स्वयं से बातें करना कहलाता है आत्म केंद्रित। स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना ही आत्म केंद्रित वार्ता कहलाता है। इसमें जीन पियाजे जी ने जब भाषा विकास का सिद्धांत में कहा है कि 2 से 6 वर्ष का बच्चा आत्म केंद्रित वार्ता करता है। 2 से 6 वर्ष, उन्होंने उम्र भी बताया है वहाँ पे कि 2 से 6 वर्ष, तो 2 से 6 वर्ष हमारा इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। आत्म केंद्रित वार्ता, इसको भी आपने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए भी कहेंगे आजा गुड़िया यहाँ पे आजा, सो जा, चलो खाना खा लो, मतलब खुद से ही वो बातें करते रहते हैं। अच्छा मुझे आज यहाँ जाना है तो मैं ये वाला कपड़ा पहनूंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो अपने आप से ही बातें करते रहता है। इसे ही कहा जाता है आत्म केंद्रित वार्ता। और आत्म केंद्रित वार्ता जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है और भाषा के विकास में हम इस चीज़ को और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बस याद रखेंगे यहाँ पर कि इस अवस्था में भाषा का विकास भी होता है। फिर हम आते हैं तो प्रतीकात्मक अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सीखना। आप चाहे भाषा को सीखें या किसी गणित को सीखें, कैलकुलेशन को सीखें, खाना बनाना सीखें, चलना फिरना, तैरना सीखें। चलना तो आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप स्वयं से सीख जाते हो, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तैरना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, गाड़ी चलाना, ये सब क्या है अधिगम के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखते हैं प्रतीकात्मक अधिगम क्या होता है। प्रतीकात्मक का मतलब प्रतीक या चिन्ह से संबंधित चीज है। ये प्रतीक या चिन्ह, छोटे बच्चे को अगर आप ऐसे ही सिखा रहे हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो वो उतने जल्दी नहीं सीख पाएगा जितने जल्दी कि आप उसके सामने लाकर रख दो चार्ट जिसमें चित्र भी बने हुए हैं और लिखा हुआ भी है। आपको वहाँ पे दिख जाएगा ऐसे एप्पल बना हुआ है, ठीक है। फिर आपको बॉल बना हुआ दिखेगा, नीचे उसके नीचे अल्फ़ाबेट लिखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। तो जब आप चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को सिखाओगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको हमें प्रतीक या चिन्हों के द्वारा सिखाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर बचपने में, छोटी अवस्था में बच्चों को सिखाने के लिए प्रतीक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्रतीक और चिन्हों के द्वारा बच्चे बहुत ही जल्दी और तेज गति से सीख जाते हैं। फिर आता है इसी में अनुपात में अंतर ना कर पाना। अनुपात में अंतर ना कर पाना मतलब जैसे अभी हम इस उम्र में है कि हम तो अमूर्त चिंतन भी कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में है तो उस समय वो सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि भार, दूरी, ऊंचाई, इन सब के बारे में नहीं बता पाएगा वो अच्छे से। उसके सामने एक बच्चा है जिसके सामने एक 100 रुपये का नोट रख दिया गया और बहुत सारे सिक्के रख दिए गए।
अब अगर आप बच्चे को कहोगे इन दोनों में से आपको क्या चाहिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, देखेगा कौन सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उस बच्चे को ये सिक्के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब वो क्या करेगा, नोट तो एक ही है, सिक्के हैं जो बहुत सारे हैं, तो वो सिक्के को समेट कर पकड़ लेगा कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। उसे ये नहीं पता कि सिक्के तो 100 रुपये से भी कम है और एक नोट ये 100 रुपये है, तो ये अनुपात में अंतर करना वो नहीं सीखा रहता है। वैसे ही अगर उसके सामने एक रुई से भरी हुई बोरी है, इसमें रुई भरा हुआ है पूरा, रुई, कॉटन, कपास बोला जाता है जिसको, और एक लोहे की वस्तु रखी हुई है। ये है लोहे की वस्तु। ये लोहे का वस्तु जो है वो 5 किलोग्राम का है। ये लोहे का वस्तु 5 किलोग्राम का है, और ये रुई का इतना बड़ा जो बोरा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम का है। ये हमें पता है कि ये रुई का जो बोरा, रुई से भरा हुआ बोरा 2 किलो का है, और ये छोटा सा जो वस्तु रखा हुआ है लोहे का, ये लोहे की वस्तु 5 किलोग्राम की है। लेकिन आप जब उस छोटे बच्चे से पूछोगे तो वो क्या बताएगा कि कौन सा ज़्यादा है, तो वो बोलेगा ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा दिखाई दे रहा है। रुई का जो बोरा है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो देख कर क्या बोलेगा कि ये बड़ा है, ये तो छोटा है। तो सही अनुपात में अंतर कर पाया क्या वो? नहीं कर पाया। ये तो सिर्फ 2 किलोग्राम का है और ये 5 किलोग्राम का है, पर बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया। उसने कहा कि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इस प्रकार से वो जो है भारी चीज़ और हल्के चीज़ में अंतर नहीं कर पाता, हाइट में अंतर नहीं कर पाता, ऊंचाई में, दूरी में अंतर नहीं समझ पाता, ये सारे अनुपात में अंतर को वो समझ नहीं पाता है। इसके आगे हम देखते हैं तीसरी अवस्था, है ना। पहली अवस्था हमने देखी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष थी। तीसरी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये जो है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में होता है। इसमें बच्चा अब थोड़ा और बड़ा हो गया, मतलब सोचने समझने जानने की क्षमता उसमें और विकसित हो गई, तो अब वो मूर्त चिंतन व तर्क करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त चिंतन व तर्क करना प्रारंभ कर देगा। मूर्त चिंतन का अर्थ क्या होता है? मूर्त को आप याद करने के लिए मूर्त को रिलेट करो मूर्ति से, है ना। मूर्ति आप देखते हो ना, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, तो मूर्ति को आप क्या है, सामने से देखते हो। कोई चीज है जिसको आप, कोई वस्तु जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देख रहे हो, प्रत्यक्ष, कोई वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में विचार करना, ये कहलाता है मूर्त चिंतन। मूर्त को मूर्ति से रिलेट करोगे, और मूर्ति वो चीज़ है जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देखते हो, और देख कर उस चीज़ के बारे में विचार करना, सोचना, चिंतन करना, ये कहलाता है मूर्त चिंतन। वहीं पे दूसरा एक आता है अमूर्त चिंतन कहा जाता है, जिसे अमूर्त चिंतन का अर्थ होता है किसी वस्तु को या किसी परिस्थिति को देखे बिना उस पर विचार करना, वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो जो तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, उसमें बच्चा मूर्त चिंतन करता है। इसीलिए एक अवस्था का एक और नाम दिया जाता है। पहला तो बोला गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरा बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखेंगे इस अवस्था के 2 नाम हैं, एक तो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर अगला आता है आगमनात्मक तर्कणा। आप जब विधि पढ़ोगे, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र पढ़ोगे, तो इसमें एक विधि आती है आगमन विधि। आगमन विधि, ये तर्क जो है वो इस आगमन विधि से ही संबंधित है। यहाँ पर हम विधि ना कह के इसको बोलेंगे आगमन तर्क। आगमन तर्क और आगमन तर्क या आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम किसी भी चीज़ के उदाहरण को समझाते हैं, और उदाहरण के बाद उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर जाना, ये कहलाता है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, जब आप क्लासरूम में टीचिंग करोगे, पढ़ाओगे, तो पहले अगर आपने बच्चे को कोई एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद उस एग्जाम्पल से संबंधित नियम बताए, तो वो विधि कहलाती है आगमन विधि। जैसे कि इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं।
आप एक बॉल लेकर आए बच्चे के सामने, है ना, और एक यहाँ पर मैंने पेन रखा है, एक और कोई दूसरी वस्तु है मेरे पास। अब मैं बताऊंगी कि ये एक वस्तु है जो मैं इसके जगह पे बॉल रखना है हमको, है ना, जब टीचर है हम पढ़ा रहे हैं तो, और इसके चारों तरफ मैं इसको ऐसे रोटेट करते हुए, घुमाते हुए इसके चारों दिशाओं में घुमाऊंगी। इस रिमोट को मैं अपनी जगह पर भी घुमा रही हूँ और साथ में इस पेन के चारों ओर भी घुमा रही हूँ, है ना। इसके बाद ये तो हो गया, उदाहरण दे दिया पहले आपने। फिर उसके बाद आप बताओगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी भी इसी तरीके से घूमती है। हमारी पृथ्वी इस सूर्य, ये बीच वाला जो था वो पेन है, पेन रखा था हमने, उसकी जगह पे है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर वो जो चक्कर लगा रही है, एक जो अपने अक्ष पर ही, अपनी जगह पर ही चक्कर लगा रही है, उसको अक्षीय परिक्रमा कहते हैं, और ये इसके चारों ओर जो घूम रही है उसको कक्षीय परिक्रमा कहते हैं। तो इस तरीके से पहले आपने एग्जाम्पल दिया, फिर उसके बाद उसके नियम को बताया कि पृथ्वी के घूमने का नियम ये है, तो ये कहलाया आगमनात्मक तर्कना। तो बच्चा जो है उदाहरण के द्वारा नियम को इस उम्र में समझ जाता है, पहले उदाहरण फिर नियम। फिर इसके आगे जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो आ जाता है चौथी अवस्था में, जिसको बोला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। ये होता है 11 वर्ष से ऊपर। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे जगह पे इसका उम्र लिखा होता है 11 से 15 वर्ष, लेकिन आप ही सोचो भाई कि 15 वर्ष के बाद तो सोचने समझने की क्षमता जो है वो समाप्त नहीं होती है, वो आगे बढ़ती ही रहती है। तो इसको हम 15 वर्ष, इसको हम सीमा में नहीं बांधेंगे, 11 वर्ष से हम बोल देंगे। 11 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि संज्ञान की सबसे उच्चतम अवस्था, संज्ञान की सबसे सर्वोच्च अवस्था या उच्चतम अवस्था कौन सी है? आपको चारों ऑप्शन में दिए रहेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर दिया रहेगा संवेदी गामक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चारों में से इसका आंसर आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको संज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था, सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। धीरे धीरे विकास होते जा रहे हैं ना सोचने समझने में, और सबसे अंतिम स्टेज वो स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता बच्चे में आ जाती है, इसीलिए कहा गया है इसको सर्वोच्च अवस्था। अब जो ये वाली अवस्था है इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला तो नाम से ही संबंधित है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब है बच्चे अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। अमूर्त चिंतन का अर्थ है किसी भी वस्तु को देखे बिना उस पर विचार करना, उस पर तर्क करना, है ना। तो जब आप आ जाते हो 11 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष, 13 वर्ष या उससे ऊपर, अभी आपको अगर किसी चीज़ के बारे में बता दिया जाए कि किसी टॉपिक को बता दिया जाए, उस पर निबंध लिखना है, या फिर आपको एक वस्तु के बारे में सिर्फ नाम बता दिया जाए, इसके बारे में कुछ लिखो, तो आप उस चीज़ को देखने नहीं जाओगे। आपके मस्तिष्क में छवि पहले से या तो बनी होगी या फिर आप उसकी छवि बना लोगे, या तो उसका स्कीमा आपके मस्तिष्क में होगा पहले से। अगर आपने उस वस्तु को देखा होगा तो स्कीमा पहले से बना हुआ है, और नहीं देखा होगा तब भी आप सोच के विचार करके उसके बारे में कुछ ना कुछ इमेज बना लोगे। तो ये इमेज को अपने आप बना लेना, पहले से नहीं बना हुआ है तो भी बना लेना और उसके बारे में फिर चिंतन करना, ये कहलाता है अमूर्त चिंतन। इसको हम अप्रत्यक्ष चिंतन भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष चिंतन, अप्रत्यक्ष चिंतन अर्थात जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है फिर भी उसके ऊपर चिंतन करना, विचार करना, ये कहलाता है अमूर्त चिंतन। फिर एक विशेष इसका पॉइंट है कि इस अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने की क्षमता रखते हैं, समस्या का समाधान वो कर लेते हैं। और एक लिखा हुआ है निगमनात्मक तर्कना, ये संबंधित है निगमन विधि से, निगमन विधि,
हमने इसके पहले वाली अवस्था में पढ़ा था आगमनात्मक तर्कना, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाना। पहले उदाहरण समझना, फिर उस उदाहरण से नियम को समझना, और फिर यहाँ पर आता है निगमनात्मक तर्कना, जो कि निगमन विधि पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि पहले आप अब इस अवस्था में आ गए हो कि आपको पहले एग्जाम्पल ना दिया जाए, पहले नियम बताए फिर एग्जाम्पल दे, तब भी आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। तो ये अवस्था निगमनात्मक तर्कना की अवस्था है, नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम और उसके बाद एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हमारी चारों अवस्थाएं यहाँ पर होती है कंप्लीट। चारों अवस्थाओं के बारे में हमने जो मेन पॉइंट्स थे, उसकी विशेषताएं थी, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम समाप्ति की ओर है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको ये कहूँगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे हमारी कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से आपको पढ़नी है तो एक नंबर है 9907088111। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी विषयों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भाषा हो, है ना, किसी भी संबंधित पीएससी लेवल के सारे एग्ज़ाम या फिर जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित जितने भी विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए, पढ़ना है आपको, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।